नमस्कार, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबू वीर कुमार यादव। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अभी सवाल शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को एक बार आपका परिचय दे देती हूं। ये उन नेताओं में से हैं जो आपातकाल के समय जेल गए थे। हालांकि 25 जून को आपातकाल की घोषणा होते ही इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा संगठन में भी ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इनका काफ़ी योगदान है। सर, आपके इसी परिचय से हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। किन परिस्थितियों में आप आपातकाल के समय जेल गए थे और उस समय का दृश्य क्या था? देखिए, संयोग से उस समय रोहतक में हमारा आरएसएस का कैंप चल रहा था और मैं कैंप में एज ट्रेनी कैंप में हिस्सा ले रहा था। और 24 तारीख की रात को ही जिस प्रकार की भनक लगी हमें, हमारे अधिकारी जो संघ के अधिकारी थे कि इस प्रकार का कुछ होने वाला है, तो तभी हमें डायरेक्शन हो गई थी कि आप लोग समाप्त करो। और सभी बड़े हमारे अधिकारी भूमिगत हो गए थे, क्योंकि ये संभावना थी कि अभी सभी को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि आपातकाल की घोषणा 25 की रात को हुई थी। तो सभी उस समय अलर्ट हो गए थे और आपातकाल की घोषणा के बाद सभी संवैधानिक अधिकार सस्पेंड कर दिए, मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए। किसी की गिरफ्तारी कभी भी बिना वारंट हो सकती थी, किसी को कहीं भी जेल में ले जाया जा सकता था। तो इसलिए ये था कि हमने आपातकाल के विरोध में जन जागरण करना है, महाअभियान चलाना है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं देनी है, भूमिगत रहना है और आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करनी है। इसलिए लगभग सभी बड़े अधिकारी भी और हम सब भी भूमिगत हो गए थे। तो आप तारीख बता सकते हैं, लगभग किस तारीख को आपकी गिरफ्तारी हुई थी और कैसे हुई थी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। 12 जून 74 को जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव सेट असाइड हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कि सीटिंग प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द होना राजनारायण जी की पिटीशन पर हुआ था। और उसके पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 75 को आपातकाल की घोषणा की, तो उस समय परिस्थितियाँ देश में इस प्रकार की हो गई थी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यानी कि सब प्रकार के मीडिया पर प्रतिबंध हो गए थे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन पर प्रतिबंध हो गया था। संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए थे, राजनीतिक गतिविधियां समाप्त हो गई थी। तो इनके खिलाफ एक जन जागरण चलाने के लिए सभी नेता जेल में डाल दिए थे। तो उस समय जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी सबका विलय हुआ। विलय के बाद जेल में रहते हुए ही बड़े नेताओं ने जनता पार्टी करके एक राजनीतिक संगठन बनाया, उसका यूथ विंग लोकतांत्रिक युवा मोर्चा बनाया और मुझे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का उसका दायित्व दिया। तो मेरे जुम्मे ये था कि मैं युवाओं को जागृत करूं, क्योंकि राजनीतिक सभी दलों के नेता जेल में थे और ये एक भय था, उसमें खौफ का वातावरण था कि कभी चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। जिस प्रकार से जुडिशरी पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध लग गया था, मीडिया पर भी प्रतिबंध लग गया था और ऐसा लग रहा था, खौफनाक एक वातावरण था देश में कि मालूम नहीं अब कभी चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। तो राजनीतिक दलों ने इकट्ठे होकर जैसे राजनीतिक पार्टी गठन किया, तो हमें दायित्व था देश भर में घूमकर और एक जन जागरण अभियान चलाएं कि इस आपात के काल के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। तो आप ये बता सकते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से बड़े लीडर उस समय आपके साथ थे या आपातकाल के समय जो जेल गए थे? देखिए, आपातकाल के टाइम मेरे जुम्मे जो काम था ये था, एक दर्पण नाम की पत्रिका निकलती थी, क्योंकि भारत में तो कोई समाचार पत्र उस तरह के समाचार प्रकाशित नहीं करते थे, लेकिन लोगों को वस्तुस्थिति बताने के लिए तो मेरे जुम्मे एक संघ का एक प्रभार होता है, विभाग। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद 3 जिलों में दर्पण नाम की पत्रिका को प्रमुख लोगों तक पहुंचाना, आम लोगों तक, फिर ताकि वो आगे उसको आगे बांट सकें, लोग पढ़ सकें, जो भय का वातावरण वो ख़त्म हो, लोगों में एक जागृति आ सके और लोग इस प्रकार के अन्याय और इस प्रकार के तानाशाही जो प्रवृत्ति की जो सरकार थी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके, खड़े हो सके। तो मेरे जुम्मे दर्पण नाम का जो एक पत्रिका थी
उसको उन 3 जिलों में गुप्त रूप से रहकर पहुंचाना, वो ताकि लोगों में जागृति आ सके। तो पहला काम तो मेरा ये था। उसके बाद एक ये वातावरण बना कि देश में राजनीतिक गतिविधियां दोबारा कैसे शुरू हों। तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारस दास गुप्ता जी थे। हमें ये आदेश था कि गुप्ता जी के जैसे मुख्यमंत्री हिसार में आए, उनकी जनसभा में ही हमने सत्याग्रह करना है। तो हम 5 लोग उनकी जनसभा में खुद हम गए, और उस समय जैसे ही वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो हमने भारत माता की जय, आपातकाल के विरोध में नारे, उस समय इंदिरा गांधी जी की जो तानाशाही सरकार थी उसके खिलाफ नारे ये हमने लगाए। और जो लोगों पर अत्याचार है वो बंद करो, ज़बरदस्ती नसबंदी जो हो रही थी उसको रोको, आम नागरिकों के अधिकार। तो ये पहले से ही तय था आपकी गिरफ्तारी? हमने ये एक रणनीति थी, हमें आदेश निर्देश यही था कि हमने मुख्यमंत्री जी की जनसभा में जाके यानी आंदोलन करना, गिरफ्तारी देनी है, नारे लगाने। तो उसी समय फिर हमें वहीं पर गिरफ्तार किया गया और हिसार जेल में हमें डाल दिया गया। जी, तो आपातकाल के समय जो लोग जेल गए थे, क्या सरकार उन्हें कोई लाभ दे रही है, कोई मानदेय दे रही है? देखिए, आपातकाल में जिस प्रकार से देश को आज़ादी में बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, ये दूसरी तरह का वही उसी प्रकार की एक तानाशाही राज आ गया था, जहाँ लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए थे, जहाँ संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए थे, जुडिशरी पर प्रतिबंध हो गया था, मीडिया पर प्रतिबंध हो गया था। तो एक प्रकार से लोगों के सब प्रकार के अधिकार समाप्त थे। तो ये भी उसी प्रकार का आंदोलन था। तो इसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया, अपने घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर, किसी की दुकान थी वो बंद, उन पे ताले लग गए, किसी का बिजनेस था वो बर्बाद हो गया, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने था, उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तो सरकार ने उन लोगों को किसी प्रकार से उनका घर परिवार चल सके, इस नाते जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का प्रावधान किया था, ऐसे लोकतांत्रिक सेनानी जो बने इनको हरियाणा में, बाकी स्टेट में मध्य प्रदेश में जैसे 25,000 प्रतिमाह दिए हैं, यूपी में 25 है, कहीं 20 है, हरियाणा में भी 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में, सम्मान के रूप में लोकतंत्र सेनानी को। और अगर वो भगवान की कृपा से अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी पत्नी को ये इस प्रकार की पेंशन, आर्थिक सहायता, सम्मान की राशि मिलती है। वीर कुमार जी, सम्मान पत्र तक तो ठीक है, लेकिन जो आपातकाल के समय जेल गए थे उन लोगों को सरकारी कोष से मानदेय देना, पेंशन देनी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह, इस बात को आप कैसे उचित साबित करेंगे? कल को दूसरी सरकार आती है, किसान आंदोलन में जो लोग जेल गए थे वो उनको मानदेय देने लग जाएगी, तो क्या समाज के लिए ये धारणा या जो ये धारणा बनती आ रही है ऐसे पेंशन देने की, ये सही है? इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए, किसान आंदोलन हो, कर्मचारी आंदोलन हो, व्यापारी आंदोलन हो, छात्र आंदोलन, वो एक वर्ग विशेष का आंदोलन था। ये सारे देश के मौलिक अधिकार समाप्त हुए, एक प्रकार से तानाशाही आ गई। जब देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो हमारे अधिकार कहाँ से आएंगे? तो उस समय ये जिन लोगों ने जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा स्वतंत्रता का ही आंदोलन था। जिनके बच्चे, केवल उनका एक कमाने वाला एक था, वो जेल चला गया, ये पता ही नहीं था कि वापस आएगा नहीं आए। कोई 19 महीने जेल रहा, कोई 12 महीने जेल रहे, जिनकी दुकान बंद हो गई, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए, जिनके संस्थान बंद हो गई, घर परिवार बर्बाद हो गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, दोबारा से अपने परिवार को एस्टेब्लिश कैसे करें, तो मैं समझता हूँ ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है, विपक्ष की कई पार्टियां यानी कई सरकारें वो भी दे रही है, क्योंकि एक प्रकार से ये स्वतंत्रता जैसा आंदोलन था। ये वर्ग का, जाति का या किसी क्षेत्र विशेष का आंदोलन नहीं था, ये किसी की मांगों का आंदोलन नहीं था, ये देश में लोकतंत्र का आंदोलन था। और जेपी मूवमेंट के तहत से, जैसे जयप्रकाश आंदोलन में दिया था कि गद्दी खाली करो, इस लोग आ रहे हैं, तो इस प्रकार से एक तानाशाही को हटाना, उसके खिलाफ लड़ना, ये उस प्रकार का आंदोलन था। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है उन लोगों को, ये तो कुछ भी नहीं है। आज की महंगाई के ज़माने में ये एक सम्मान है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है और पेंशन है, ये उस तरह का भी नहीं है। ये तो एक आज़ादी की लड़ाई लड़कर जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उनको एक मात्र सम्मान की दृष्टि से, ताकि वो स्वाभिमान की तरह से रहें, अपना जीवन यापन कर सकें। और हर सरकार ये दे रही है जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दिया है।
तो वीर कुमार, जब आपकी राजनीति पे बात करते हैं, आप हरियाणा में भाजपा के बड़े लीडर रहे हैं, संगठन से भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि ना लोकसभा ना विधानसभा कहीं से आपने चुनाव नहीं लड़ा? मोदी लहर में भी 2014 में भी आपको टिकट नहीं मिली, 2019 में भी नहीं मिली, तो इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, आपने ठीक कहा है। मैं बहुत पहले से 1969 में मैं मैट्रिक मेरे पास करने के बाद मैं नारनौल में बीए में गया। वहाँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं गया। मैं वहाँ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। उसके बाद 80 में डॉक्टर मंगल सेन जी जब हरियाणा के हमारे जनसंघ के नेता थे, उस समय मैं जनसंघ में आया राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हमने संगठन में काम करने का एक प्रकार का हमारा निश्चय है। हमें क्या मिलेगा उसका नहीं होता है। किसको चुनाव लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना, ये केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व तय करता है। किसको चुनाव लड़ना है ये वो तय करते हैं। मैंने प्रदेश में 3 बार मैं प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के दायित्व मैंने निभाए हैं। जब कभी दूसरे प्रदेशों में चुनाव हुए तो मैं प्रांत प्रमुख के तौर पर अनेक विधानसभा जो हमें मिलती थी हरियाणा प्रदेश को, उन सब का मैं नेतृत्व के तौर पे जाता था। लेकिन ये टिकट का जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कुछ भाग्य की बात है, कुछ संगठन के निर्णय की बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ाया। शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे भाग्य में सत्ता नहीं थी, भाग्य का खेल था। और प्रदेश या केंद्र नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा कि भाई आप संगठन में काम करिए। तो कोई संगठन में काम करते हैं, कोई चुनावी राजनीति में काम करते हैं, तो ये ऊपर वाले, वो ऊपर वाला और वो ऊपर वाले, वो दोनों उनकी मर्जी है कि आज मैं उस प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सका। चलिए, अब हरियाणा की राजनीति पे बात करते हैं। मनोहर सरकार, आप मनोहर लाल को काफ़ी पहले से जानते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। तो उनकी सरकार को भी 9 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार की तरह। तो अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो आप उनकी सरकार को कहाँ खड़ा पाते हैं हरियाणा में? देखिए, मनोहर लाल जी के साथ, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, मैं महामंत्री था, मोदी जी प्रभारी थे, और मैं बहुत नज़दीक से हमने काम किया है। मैंने दूसरी सरकार, जैसे मैंने बताया, दूसरी सरकारें भी देखी है। दूसरी सरकारों में, इस सरकार में मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा मैं बताऊं, जैसे भ्रष्टाचार के हिसाब से पहले क्या है, भाई भतीजावाद, खर्चे यानी बगैर पैसे का नौकरी नहीं मिलना, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अनेक घोटाले होते थे। इस सरकार में अभी तक किसी मंत्री पर, सांसद पर, विधायक पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पहले कांग्रेस राज में अनेक मंत्रियों पर घोटाले के चार्ज लगे, भ्रष्टाचार के लगे। तो एक तो सबसे बड़ा ये है कि यह पारदर्शिता है, जवाबदेही है, और हर चीज़ जो है वो निष्पक्षता से मेरिट के आधार पर होती है। नौकरी के मामले में विशेषकर हमारी बेल्ट में बहुत लड़के पढ़े लिखे हैं, नौजवान लड़के पढ़े लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ टैलेंट के आधार पर उन्हें नौकरी मिले, मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, तो वही सरकार की देन है। यहाँ किसी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, पक्षपात नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं मनोहर सरकार से? जी, आप संतुष्ट हैं मनोहर सरकार से? संतुष्ट है। बंसीलाल सरकार के टाइम पे आपको HPSC का मेंबर बनाया गया था। आपने उसकी कार्यप्रणाली को काफ़ी करीब से देखा है। तो ऐसी क्या वजह रही कि अभी तक उसके कार्य में पारदर्शिता नहीं आई है? देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि जितनी अपेक्षा हमें होनी चाहिए थी या है, उस स्तर तक शायद हम अभी नहीं पहुँचे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, ये मैं मानता हूँ। बंसीलाल के टाइम में या अब के टाइम में बहुत सी समानताएं हैं। उस समय भी मेरिट के आधार पर, क्योंकि मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा हूँ, उस समय भी बहुत सी चीज़ें थी, मेरिट के आधार पर हम नौकरी देते थे। अब भी वही है, मेरिट के आधार पर नौकरी देते हैं। आज की तारीख में और बंसीलाल सरकार में बहुत सारी समानताएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का एक जो हमने संकल्प लिया है, उस दिशा में बढ़ रही हैं। किसानों का, जैसे जिस प्रकार से जो हमारा छोटा किसान है, उसको कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको टाइम पर मुआवजा दे देना, ये इस सरकार में हुआ है। पहली सरकार में 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये के चेक देते थे अगर कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो गया। इस सरकार में कम से कम 10,000, 12,000 रुपये यानी ये देते हैं हम। फसलों का जैसे एक प्रकार से अच्छा मूल्य देना, ये हमारी सरकार में हुआ है। हमारे बेल्ट में बाजरा होता है,
पहली बार बाजरे की 21,000 22,000 रुपए ये पर क्विंटल की कीमत पहली सरकार है। बाजरा कोई पूछता नहीं था। हमारे बेल्ट में सिंचाई का कोई साधन नहीं है, सब बरसात के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, तो बाजरा ज़्यादा होता था। तो हमारी जो ये बाजरे की फसल है, इसको एक प्रकार से उपयोगी दाम इस सरकार ने दिए, किसान को राहत दी है। 1 रैंक 1 पेंशन की इस सरकार ने दिया है। हमारी बेल्ट एक प्रकार से सैनिक बाहुल्य बेल्ट है, पूर्व सैनिकों का बहुतायत है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 सितंबर 2013 में जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो पहली बार 15 सितंबर को रेवाड़ी आए थे और उन्होंने कहा था भी 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। तो पूर्व सैनिकों का सम्मान वो हमारी सरकार ने किया है। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, कर्मचारी हो, हर किसी वर्ग का इस सरकार में निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षा के अनुरूप निर्णय भी हुए और न्याय भी हुआ है। पॉलिटिक्स में आप अपना गॉडफादर किसे मानते हैं, या फिर कोई भी ऐसा लीडर जो जिसके काम ने आपको प्रभावित किया हो? देखिए, मैं एक ऐसे संगठन का कार्यकर्ता हूँ जो वैचारिक संगठन है। जिस समय मैं संगठन से जुड़ा तब भी विचार के आधार पर जुड़ा था। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ विचार का महत्व है। हमारे यहाँ मैं नहीं हम होता है, टीम वर्क होता है, व्यक्ति का वर्क नहीं होता। इसलिए वैचारिक दृष्टि से जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, मैं विचार से प्रभावित होकर जुड़ा हूँ और आज भी विचार से प्रभावित हूँ। मैं समझता हूँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, महत्व संगठन का है और यही मेरे दिलो दिमाग में है। आज का अंतिम सवाल, क्या अभी वीर कुमार जी के मन में तमन्ना है चुनाव लड़ने की? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जो जिस क्षेत्र में होते हैं उनकी निश्चित तौर पर तमन्नाएं तो रहती ही हैं। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, हम क्या सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनको कभी इस प्रकार का अवसर मिले। तो अगर संगठन तय करेगा कि आपने संगठन में काम करना है, संगठन में काम करेंगे। अगर हमें निर्देश मिलेगा आपने चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो अगर कोसली से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो अगर कोसली से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो तय करना पार्टी नेतृत्व ने तय करना है कहाँ से चुनाव लड़ाएं, कब लड़ाएं, किसका लड़ाएं, लड़ाएं या ना लड़ाएं। मैं वीर कुमार जी की तमन्ना है? मैं ये कह रहा हूँ मेरी तमन्ना कुछ भी नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन के हित में जो होगा, जो संगठन निर्णय करेगा उसको मैं मानूंगा। आज तक मानता आया हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही मानूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।